जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का ओसीपी बिहार बोर्ड पर स्वागत है। मैं माहिर सर आज आप सभी को टीच करने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है बच्चों। दिगंत भाग 2 का चैप्टर नंबर 10 अध्याय नंबर 10 है बच्चों। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? जूठन। क्या नाम है? जूठन। और ये जो शानदार चैप्टर जो लिखा गया है वो लिखा गया ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। किसके द्वारा? ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। तो दोस्तों आप लोग जो है एकदम ध्यान से देखेंगे शुरू से लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला है। आपको लगेगा कि क्या एक स्थिति थी हमारे देश में, हमारे समाज में, जाति प्रथा, मजहब, ऊंच नीच, इन सभी से रिलेटेड जो है ये आपके जो टॉपिक है जूठन है। यानी कि आपके दिल को टच करेगा। आपको लगेगा कि हमारे समाज में वो चीजें घट रही है। तो सोच सकते हो जो उस टाइम का जो था दलित लोग जो थे कितने मतलब बोल सकते हो उच्च जाति का शिकार होते थे, किस तरह उसको जो दबाया जाता था, किस तरह उसको परेशान किया जाता था, किस तरह उसका शोषण किया जाता था, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होगी। और सब चीज का जड़ क्या भाई? शिक्षा। क्योंकि दलित समाज के बीच में क्या थी? शिक्षा का अभाव था, जिससे से उसका शोषण किया जा रहा था। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? जूठन, जो कि लिखा गया ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। चलिए शुरुआत किया जाए क्लास का। तो आप लोग जो है किसी तरह से एकाग्र बना के देखते रहे। और आपका जो है शुरू होने वाला है क्या? जूठन। और जूठन में हम लोग देखने वाले हैं क्या? ओम प्रकाश वाल्मीकि के पहले जीवन परिचय, उसके बाद हम लोग चलेंगे उधर। ओके दोस्त? जी सर जी। तो दोस्त आप इसी तरह से आप कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्त वो क्या होने वाला? बहुत शानदार और जानदार। ओके, मजा आएगा, काफी मजा आएगा। देखते हैं बोल क्या रहा है। देखिए जैसा कि लिखा हुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेखक परिचय देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्त? लेखक परिचय देखेंगे। सबसे पहला काम है लेखक परिचय को जानना। लेखक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखना। लेखक परिचय, तो लेखक परिचय में सबसे पहला चीज क्या होता है? लेखक परिचय जानना जरूरी है। पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में जानेंगे, तब तो जूठन के बारे में जानेंगे। जी सर बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्या बोल रहा है दोस्त? पहला क्या बोल रहा है? एकदम ध्यान से देखना है आप। पहला क्या बोल रहा है दोस्त कि लेखक परिचय में कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ है 30 जून 1950। सब कोई लिखेगा 30 जून 1950। कब रे? 30 जून 1950 को इनका जन्म हुआ है, याद रखना। जन्म स्थान के बारे में हर कोई कमेंट करेगा। बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। कहां पर हुआ रे? बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। यानी कि यूपी के मुजफ्फरनगर जिला में बरला ग्राम के नाम में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। माता पिता का नाम मकुंती देवी, माता का नाम, पिता का नाम छोटन लाल। मकुंती देवी और पिता का नाम क्या रे? छोटन लाल। तो बच्चों ये इनका क्या है? जन्म तिथि है। और ये आपका हो गया उनका घर यानी कि जन्म स्थान, और उसका माता और पिता का नाम है। शिक्षा के बारे में यदि बात किया है दोस्त, किसके बारे में? शिक्षा के बारे में। तो याद रहे शिक्षा के बारे में। चलिए देखते हैं शिक्षा के बारे में यदि बात किया जाए। अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक के पास। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ? मास्टर सेवक राम मसीही के पास। याद रखना क्या नाम था? मास्टर सेवक था राम मसीही, उन्हीं के पास अक्षर ज्ञान हुआ, अर्थात अक्षर बोध हुआ शुरुआती दौर में, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा। के खुले बिना कमरे बिना टाट चटाई वाले स्कूल से। प्यारे बच्चों आप समझ सकते हो एक ओम प्रकाश वाल्मीकि है जिन्होंने एकदम नीचे में खुले आसमान में, कोई कमरा नहीं, कोई हाईफाई क्लास नहीं, कोई एसी नहीं, कोई एयर कंडीशन, कोई फैन नहीं, वैसे जगह पे पढ़ाई किए हैं। और पढ़ाई करके देखो कितने महान और विद्वता हासिल किए इन्होंने अपने जीवन में। ठीक है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में उभरे। इनसे तुम प्रेरित हो सकते हो दोस्त। आपके जीवन में तो हर चीज है। इनके पास तो वो भी नसीब नहीं था, इन महानुभाव के पास तो वो भी चीज नहीं था जो कि आप हर चीज, जो कि आपके जीवन में हर चीज होता है। आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता हर चीज आपको प्रोवाइड करते हैं, हर चीज मुहैया कराते हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ना चाहते हो। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? एक खुले आसमान में बिना कमरा का पढ़ लिए, और एक जो है आपके पास आपके जिंदगी में हर चीज, फिर भी नहीं पढ़ना चाहते हो। तो आप यहाँ से इंस्पायरेशन ले सकते हो, यहाँ से इंस्पायर्ड हो सकते हो, यहाँ से ढेर सारे इंस्पिरेशन आपको मिल सकता है। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला हुआ। 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण हुई, लेकिन 12वीं की कक्षा
12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई अर्थात फेल हो गई। डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला लिए। 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर से, ठीक है, श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किए। समझ ना, पूछेगा परीक्षा में ये जो हिंदी किए हैं कौन से विश्वविद्यालय से किए हैं, तो देख लीजिए श्रीनगर विश्वविद्यालय से। किस विषय में किए हैं एमए? हिंदी विषय में। ओके दोस्तों, तो यहां तक यह क्या था इनका पढ़ाई लिखाई था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो वृत्ति में आते हैं दोस्त। कहां तरह? वृत्ति में। यदि वृत्ति के बारे में बात किया जाए, इनका पेशा के बारे में बात किया जाए, व्यवसाय के बारे में बात किया जाए, तो बोलता 12वीं कक्षा में ही, क्या दोस्त? 12वीं कक्षा में ही, याद रखना 12वीं कक्षा में ही, 12वीं कक्षा में ही क्या हुआ था देख लो। बोल रहा है क्या? 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी, फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा चंद्रपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की नौकरी। संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत हुआ। अर्थात इन्होंने एक जो है कि अप्रेंटिस का कोर्स करके रख लेता ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यानी कि गन बनाने वाली फैक्ट्री। क्या रे? गन बनाने वाली फैक्ट्री को बोलते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई किया, ठीक है, तो सॉरी उसके बाद आगे का काम किया। काम करने के बाद फिर ड्राफ्टमैन में भी नौकरी की इन्होंने। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? संप्रति भारत सरकार मतलब सरकारी जॉब में रक्षा मंत्रालय के उत्पादन, रक्षा मंत्रालय मतलब क्या? जैसे सेना से रिलेटेड चीजें होगी, जहां पर कि गोली बारूद बंदूक हथियार ये सब की चीजें का उत्पादन होता है। विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी बन गए, ऑफिसर बन गए जाके रक्षा मंत्रालय में जाके। सोच सकते हो ये इंसान एक खुले आसमान चटाई में बैठ के पढ़ा था, आज वो क्या बन गया? बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। तो आप भी बन सकते हो। आपके अंदर वो क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, वो चाहत होनी चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए, तभी जाकर आप बन सकते हो। फिर आगे क्या बोल रहा भाई? देखो सम्मान मिला इनको डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 ईस्वी में। कौन सा मिला भाई? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। उसके बाद मिला है परिवेश सम्मान। कौन सा मिला रे? परिवेश सम्मान। उसके बाद मिला है जय श्री सम्मान 1996 में। उसके बाद मिला है कथाक्रम सम्मान 2000 ईस्वी में। याद रखना दोस्त, कब मिला है? 2000 ईस्वी में। कृतियां रचना के बारे में बोलता है जूठन। जूठन क्या आत्मकथा है? हर कोई लिखेगा, हर कोई कमेंट बॉक्स में लिखेगा जूठन क्या है, बोलो। आत्मकथा है, याद रखना। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। क्या बोलते रहे? बायोग्राफी। और इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, ऑटोबायोग्राफी हो गया। सलाम घुसपैठियां कहानी संग्रह है, ठीक है। सदियों का संताप बस बहुत हो चुका, अब और नहीं कविता संकलन है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये क्या है? आलोचना है, ठीक है दोस्त। इसे क्या करेंगे? अपने दिमाग में रखेंगे, दिल जहन में रखेंगे। फिर आगे क्या बोल रहा है? महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लो। महाराष्ट्र में किस नाम की संस्था स्थापित की? तो मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की दोस्त, याद रखना। नाट्य संस्था स्थापित की, इसका नाम क्या रखा? मेघदूत। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटक में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन भी किया इन्होंने। मंचन मतलब हो गया मंच के ऊपर अपने निर्देशित, मतलब किसी को निर्देश दे रहे हैं, बोल रहे हैं, पीछे से वो आके उस तरह से एक्टिंग कर रहा है, उस तरह से अभिनय कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मंचन। क्या बोलते हैं दोस्तों? मंचन। ओके, तो वही बोल रहा है, मंचन निर्देशन भी किया। बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। अगला क्या है देख लो यहाँ पर ध्यान से। बोलता है हिंदी क्षेत्र में पिछले दशकों में आए सामाजिक उभार और गहराती राजनीति चेतना के कारण दक्षिण और महाराष्ट्र प्रदेशों की तरह हिंदी साहित्य में भी दलित चेतना एवं भावधारा का विकास हुआ है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि हिंदी क्षेत्र में पिछले दशकों से आए सामाजिक उभार और गहरी राजनीतिक चेतना का दक्षिण और महाराष्ट्र प्रदेशों की तरह हिंदी साहित्य में भी दलित चेतना एवं भावधारा का विकास हुआ। दलित चेतना मतलब हो गया पिछड़े वर्ग की चेतना, ठीक है, विकास हुआ है। जी सर जी। फिर क्या बोल रहा है आगे देखो।
बोल रहे क्या कि यह समाज एवं साहित्य के लिए हितकार एवं शुभ है। बोल रहा है क्या, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ दशकों में सामाजिक में उभार और गहरी राजनीति के कारण से क्या हुआ, दलित समाज में भी चेतना और भावधाराओं का विकास हुआ, जो क्या ये सही है, हितकारी भी है, शुभ भी है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि इस बात से यह स्पष्ट होता है कि समाज में सामंती जकरबंदियां टूट रही है। सामंती का मतलब हो गया पूंजीपति लोग, पैसा कौड़ी वाला लोग, टूट रही है या ढीली पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है। जब चेतना आया किसमें, दलित लोगों में जब चेतना आ रही है दोस्तों, तो याद रखना कि सामंती लोग जो है, पैसा कौड़ी वाला लोग जो है, ठीक है, करोड़पति लोग जो है, उसमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, टूट रही है। तो वही बोल रहे हैं वैज्ञानिक परिदृष्टि समाजवादी वैचारिक जागरण मानवाधिकारवाद और लोकतंत्र के युग में सामंती सोच और भेद बुद्धि पर टिकी समाज व्यवस्था आमूल बदलनी चाहिए। उसे मध्ययुगीन संस्कारों से उभरकर समता मतलब सामान्यता, न्याय होना चाहिए, बंधुत्व मतलब भाईचारा और सामाजिक सद्भाव की दिशा में कायाकल्प करना चाहिए। सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में दिखाई पड़ते पिछड़ा दलित उभरा संप्रदाय जाति लिंग आदि के विविधों के विरुद्ध आंदोलनों के पीछे की कामना संकल्प और विचार का यही सार है। ठीक है, हमारे समाज में जो देखा जाता है ऊंच नीच जाति प्रथा, समझना, या फिर बोल सकते हो धर्म लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहने का मतलब ये महिला है ये पुरुष है, इस तरह से, या महिला को दबाना समाज में, ये सब चीजें जब इस तरह की चेतना जब जगेगा तो ये सब समाप्त हो जाएगा। पूंजीपति लोग का जो दबदबा है वही पढ़ लिख सकता है, वही आगे बढ़ सकता है, ठीक है, ये सब चीजें क्या होगा, समाप्त हो जाएगी समाज से। वही यहां पर बोल रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। अंडरलाइन कर दो, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकता है, किससे जुड़े हुए हैं, दलित आंदोलन। याद रखना ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो रचना है किस रूप में रचनाकार उसको जाना था, उन्होंने जो लिखा है वो दलित आंदोलनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात इनकी जो रचना है, क्योंकि वो खुद दलित समाज से आते थे, इसका इन्होंने क्या किया, दलितों के लिए, मतलब इसके इनके लेखन में इनकी रचनाओं से यह पता चलता है कि एक दलित के साथ क्या अन्याय हुआ और किस तरह से वह आगे बढ़ा। इतना दबाने का कोशिश किया गया उन्हें, फिर भी नहीं दबा। क्यों नहीं दबा, किसी न किसी तरह से उन्होंने शिक्षा हासिल की और शिक्षा में वो ताकत है, जान ही सकते हो, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इसे पी लेता है उसे दहाड़ना आ जाता है। याद रखना, वो दहाड़ता है, उसे कोई ठग नहीं सकता, उसे कोई उल्लू और बेवकूफ नहीं बना सकता, मूर्ख नहीं बना सकता। इसीलिए हम सभी को क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, वो भी क्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेनी चाहिए दोस्तों। तो वही चीज यहां पर बोल रहा है, यदि शिक्षित हो जाएंगे हम सभी तो भेदभाव ये सब जो है खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ डिग्री लेने से नहीं, गुणवत्तापूर्ण, जिससे क्या हो, नैतिक, आपका नैतिकता का विकास हो, बोल सकते हो, मोरल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, जब नैतिकता की विकास होगी तो इंसान में क्या आएगा, मानवता आएगा। उसी के बारे में यहाँ बात कर रहा है। महत्वपूर्ण रचनाकार है, उनके साहित्य में महज आक्रोश और प्रतिक्रिया से परे मतलब प्रक्रिया से परे, मतलब क्या, आक्रोश, ये जो भी चीजें हैं उससे परे है, प्रतिक्रिया से परे, समता, एक क्या मतलब हो गया, एकता, न्याय, मानवीयता। देखिए, मानवीयता पर टिकी एक नई पूर्णतर सामाजिक चेतना, ताकि समाज में एक चेतना है, और संस्कृति बोध की आहट है। ठीक है दोस्तों, कहने के बाद जितना इनके साथ अन्याय हुआ, जुर्म हुआ, दूसरा को तब पहुंच जाता, आक्रोश होता, गुस्सा हो जाता, रोष हो जाता, और वह कुछ ना कुछ कर देता, अपना पढ़ाई छोड़ देता से परेशान होके। लेकिन इन्होंने क्या किया, नहीं, पर आक्रोश तो बहुत बड़ा ऐसा चीज आया मोड़ जहां पर आक्रोश हो सकता था, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या किया, संयमित करके रखा। वे सिर्फ किन्हीं विचारधाराओं के संसर्ग और ताप पर निर्भर समीकरणों और फार्मूला के सहारे नहीं लिखते, किसी प्रॉपर विचारधारा हो गया, ठीक है, या फिर बोल सकते हो क्या, किसी चीज से संसर्ग है कि कोई जाति प्रथा या परंपरा चीज आ रहा है, उसके रिलेटेड कुछ लिख देना, नहीं, उससे हट के लिखते हैं। उनके लेखन में अनेक अपने जीवानुभव, मतलब हो गया क्या, उनके जीवाणु अनुभव, मतलब हो गया कि जीवन के अनुभव की सच्चाई और वास्तव बोध से उपजी नवीन रचना, मतलब नई नई रचना की है, संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, दलित जीवन के रोष मतलब गुस्सा, आक्रोश को वे अपने संवेदनात्मक रचनानुभवों की भट्टी में गलाकर रचना की एक नई इबारत पेश करते हैं, जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक अर्थों में मानवीय है।
क्या है, मानवीय। बोलता ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा, आत्मकथा याद रखना, जूठन क्या है, आत्मकथा। जूठन क्या आत्मकथा है, व्यापक पाठक वर्ग का ध्यान आकर्षित किया गया था। मतलब पढ़ने वाला हम सभी रीडर का ध्यान जो इनके आत्मकथा के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित किया था, मतलब खींचा था, अपनी ओर लिया था। कहता है क्या कि उनकी आत्मकथा का यहाँ प्रस्तुत संकलित अंश वानगी के रूप में मतलब पेश कर रही है, वह जो सबूत के रूप में पेश कर रही है। इस अंश से संपूर्ण आत्मकथा पढ़ने की प्रेरणा जागती है। जब इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी आत्मकथा पढ़नी चाहिए। आत्मकथा और उसका यहाँ संकलित अंश अंतरंजित और वास्तविक है। वास्तविकता का माटी और पानी सरीखा रंग ही इसके रचनात्मक गद की विशेषता है। फिर बोल रहा है क्या, अपनी संवेदना और मर्म स्फुटता के कारण प्रस्तुत अंश मन पर गहरा असर छोड़ जाता है, गहरा असर छोड़ जाता है। जब इसे आप पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको बहुत ही गहरा असर छोड़ जाएगा। इसीलिए फटाफट आप लोग क्या करेंगे कि भाई थोड़ा सा जो है कि इसको बीच बीच में सेशन को थोड़ा शेयर करो यार, तब दूसरे को पता चलेगा क्या हो रहा नहीं हो रहा है। और ये लास्ट तक आपको देखना, एट एनी हाउ, लास्ट तक। अब देखो कितना मजा आएगा, पहले लाइन से मजा आएगा। अभी तक जो मजा नहीं आया है पहले लाइन से मजा आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ये रहा जूठन, क्या रहा रे, जूठन। जूठन का मतलब क्या, जूठा, बचा खुचा जो खाना होता है उसी को क्या बोलते हैं, जूठन। लेकिन याद रखना ये नहीं कि घर का कोई मम्मी पापा का जूठा बचा हुआ है, हालांकि वो भी जूठा हुआ तो, लेकिन ये यहाँ पर जो है समाज वो दिखा रहा है कि जब उच्च जाति के वर्ग में किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है, ठीक है, कोई कार्यक्रम होता है, तो वहाँ शादी विवाह होता है, या फिर किसी का मान के चलिए श्राद्ध हो गया, या फिर कोई चीज़ ऐसा हो गया जहाँ पर फंक्शन हो रहा है, कोई उत्सव हो रहा है, वहाँ पर जो खाना बचता है उस खाना को जो है, जो बचा हुआ खाना को हम लोग क्या बोलेंगे, जूठन बोलेंगे। उसी तरह के यहाँ पर दृश्य दिखा रहा है। बोल रहा है क्या, जूठन। चलिए देखते हैं। बोलता है एक रोज हेडमास्टर कलीराम, अब यहाँ पर ध्यान देगा, हेडमास्टर का नाम क्या है, कलीराम, यह ऑब्जेक्टिव याद रखना। हेडमास्टर का नाम क्या है, कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा। क्या पूछता रे, किसको, ओम प्रकाश वाल्मीकि को बुलाकर पूछता है। नाम क्या था हेडमास्टर का, कलीराम। बोला इधर आ, आया, बोले तेरा क्या नाम है बेरे। तो बोलता है क्या, क्या नाम है बे तेरा। कौन पूछता रे, हेडमास्टर पूछता लेखक से, ओम प्रकाश। लेखक बोला ओम प्रकाश। लेखक क्या बोला रे, ओम प्रकाश। मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे, बोल सकते हो कड़क स्वभाव के थे वो, बहुत ही तानाशाही था उनका, समझ ना, बहुत ही दबदबा था। बच्चे कांपते थे, थर-थर करते थे डर से। वही बोलता पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। क्या थी दोस्त, दहशत थी, इतना ज्यादा। बोलता चूहे का है। कौन बोलता भाई, मतलब चूहे का मतलब हो गया, होता है जैसे मतलब गांव के नाम, किसी जाति के नाम पे गांव का नाम होता है। जैसे ऋषिदेव समाज से जो आते हैं, ऋषिदेव बिरादरी से जो लोग आते हैं, उसको हम लोग जो बोल देते हैं क्या, मुसहरी। क्या बोल देते हैं, मुसहरी। तो कहीं ना कहीं उनको मुसहर बोला जाता है, इसीलिए उस गांव जहाँ पर वो बिरादरी के लोग रहते थे उसको क्या बोल देता था, मुसहरी। तो बस वही चीज़ है। तो चोहरा समाज का जो भी लोग रहता है उसको क्या बोल देता है, चूहे का है कि गाँव का नाम है। हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला, चूहे का है। और वाल्मीकि यानी कि लेखक क्या बोला, जी। बोला ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है ना, वह जो शीशम का पेड़ खड़ा है ना, उस पर चढ़ जा और टहनियां को तोड़ के झाड़ू बना ले, पत्तों वाली झाड़ू बनाना, और पूरे स्कूल के ऐसे चमका दे जैसा शीशा चमकता हो। किसको बोल रहा, लेखक को। तेरा तो यूं खानदानी काम है रे, हैं? जा फटाफट लग जा काम पे। इसको काम बता दिया कि जाओ शीशम का पेड़ है उस पे चढ़ जाना और उसकी टहनियां तोड़ कर ऐसा झाड़ू बनाओ और इस तरह से झाड़ू लगाओ कि पूरा ये जो है प्रांगण, ये स्कूल का कैंपस, समझ रहे ना, क्या हो, शीशे की तरह चमके। जा 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 काम पे लग जा। जी सर जी, काम पे तो लगेंगे ही। देखिए हेडमास्टर का क्या क्या आतंक होता है,
फिर आगे क्या बोला, ध्यान से देखना भाई। बोलता हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए, तभी वे खुद चल कर आए और बोले इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। क्या बोलता रे, इसके बाद तू मैदान भी साफ कर दे दोस्त। उतना साफ करने के बाद जो है कि उसको लगा कि अब तो पढ़ने के लिए बैठिए जाएंगे, लेकिन फिर क्या बोलते हेडमास्टर, रे इधर आ, इधर आ, कम यार आया। बोला इतना हो गया, बोला मैदान भी साफ कर। और मैदान दोस्त इतना बड़ा था, एक जगह से दूसरे, एक छोर से दूसरे छोर साफ करते करते उसकी बस की बात नहीं था, एक अकेला आदमी की बस की बात नहीं था। तो बस वही बोल रहा, बोलता लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद के कई गुना बड़ा था। मतलब छोटा सा बालक था, कई गुना बड़ा, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा, आप जब कैंपस साफ करोगे, मैदान को साफ करोगे, धूल तो उड़ेगा, और धूल उड़ेगा तो वही हो गया, बुरा न मानो क्या, यही है। सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी, सोच सकते हो, पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। बोल रहा कि बाप रे, बहुत सारे काम किया था, लेकिन जितना काम वो हेडमास्टर कलीराम, उस चंडाल हेडमास्टर ने करवाया, उतना काम उन्होंने जीवन भर में नहीं किया था। हालांकि उसके पूरे परिवार का काम ही था दूसरे के यहाँ काम करना, खटना, दूसरे का गाय बैल भैंस, यानी कि जो भी चीजें होती, खटाल की चीजें, उसको संभालना, लेकिन आज तक उन्होंने जीवन में काम नहीं किया था। क्योंकि वह क्या था भाई, वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था, मतलब दुलारा था, प्यारा था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, जाते हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। देखिए हेडमास्टर का आतंक कैसा है, पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा, दोस्त। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। क्या सुनाई दी? उनकी दहाड़ सुनकर मैं थरथर कांपने लगा। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, एक त्यागी लड़के ने, टाइटल होगा बड़ा कष्ट का, लड़का त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मास्टर साहब, यही लड़का मेरे पीछे बैठा है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, देखिए ना यहाँ बैठा। मास्टर साहब आया दौड़ ले उधर से, वो बैठा है, कोने में बैठा है सर जी। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच लिया। हा। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था और इस तरह से धड़ान भाई लग रहा था टूट जाए, एकदम बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता। उसी तरह से उस कलीराम हेडमास्टर का क्या था भाई, आतंक था। और उस दिन तो हद कर दिया, उसकी गर्दन ही दबा दिया। देखिए, बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता कौन? भेड़िया। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे क्या किया रे? उसने मुझे बरामदे पर ला पटका। बाप रे बाप, ये तो हद हो गई। ला के उन्होंने क्या किया? बरामदे पर ला के ला पटका पढ़ने वाला हो गया। अब पकड़ झाड़ू लगा, पूरे कैंपस में झाड़ू, समझ रहे ना? ऐसे उनकी चीख था, चीख कर बोले जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू, बड़ा पढ़ने आया यहाँ पर पढ़ाई कर। इसका मतलब वो कुछ चीजें और, पढ़ने आया है, पढ़ाई करता है। बाप में वहां करे कुटन पिसन। अब बेटा का नाम दुर्गा दास, जाओ वहां करो सब जगह। क्या करना है? झाड़ू लगा, पढ़ने के लिए आता। तुम्हारे हक में पढ़ाई लिखाई ना, पर करो पहले काम। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झरने लगे थे। बोलता जिस तरह से सूख गया था, जिस तरह का शोषण किया रहा था, भयभीत, डर, समझ ना, और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा थकान थी, फिर भी उस बीच में उसका उमंग था पढ़ने का। सोचिए, एक आप लोग के साथ यदि इतना जातीय किया जाता तो बताइए आप लोग टिक पाते? नहीं टिक पाते। सिर्फ बची थी क्या पतली पतली टहनियां। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते
मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजे से मास्टर और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। बोलता है क्या मास्टर साहब जो थे वह भी खिड़की से देखते रहते थे। लड़का उसका सहपाठी सब जो था वो देखता था, बेटा लगा झाड़ू लगा भले लगा। उसे लड़का को बोल रहा है ऐसे करके हंस रहा है। ये स्थिति था उसके साथ, सोच सकते हो। फिर बोल रहा है क्या मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। उनके पिताजी क्या हुआ, अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए, मतलब रुक गए। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी यो क्या कर रहा है। वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। याद रखना, प्यार से क्या कहते थे, मुंशी जी कहा करते थे। याद रखना, मुंशी जी, प्यार से क्या कहते थे, मुंशी जी कहा करते थे। सोच सकते हो। तो प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। फिर क्या बोला देखो आगे, उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा, मतलब वह रोने लगा अपने पिताजी को देखकर, क्योंकि उस बच्चा का शोषण किया जा रहा था। दोस्त, जब शोषण किया जा रहा था तो देखने के बाद क्या हो गया, रोने लगा। कौन, वही लड़का। तो वही चीज यहां पर बोल रहा है। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए, मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोलो क्या हुआ। बोला क्या हुआ बोलो। मेरी हिचकियां बंद गई थी। वह हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं। याद करो, याद रखो ये बात को, कितने दिनों से लगवा रहे हैं, 3 दिन से लगवा रहे हैं। कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते हैं, बोल रहा है कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते हैं। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई। सोच सकते हो। बोलता लो झाड़ू फेंको, कौन लगवाता है तुम्हें झाड़ू रे, चलो देखते हैं आज हम। तो उनकी आंखों मतलब गुस्सा हो गए बहुत। हमेशा दूसरे के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से में फरफराने लगे। वो पिताजी जो कि दूसरे के यहाँ काम करते थे, उनके मालिक जो भी थे, साहब जो भी कहते थे, हमेशा कमान लेके जी सर यस सर करने वाले पिताजी आज गुस्सा से क्या करने, उनकी मूछें फरफराने लगे। वही बोल रहा है यहाँ पर, लगी चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए हैं। पिताजी का आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई। बोला कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के झाड़ू लगवाया है, कौन है ऐसा। जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया। अबे कौन अलग चिल्ला रहा है, मोबाइल लगा गाली दे दिया, ठीक है। लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। इन्होंने कभी उसे भूल नहीं पाया दोस्त। वही बोल रहे हैं यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस दिन भूल नहीं पाया। चलिए सीन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं देखो। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगाओं का मतलब कि हिंदू मुसलमान के घर तथा, ठीक है, घेर मर्दों का बैठक खाना तथा मवेशियों को बांधने की जगह में साफ सफाई का काम करती थी। इस काम में मेरी बहन बड़ी भाभी जसवीर और जनेसर, याद रखना। ओम प्रकाश वाल्मीकि का भाई का नाम क्या है, 2 भाई जसवीर और जनेसर माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर, बड़का भाई का नाम क्या है, सुखवीर, याद रखना। बड़ा भाई का नाम क्या है, सुखवीर, बड़ा भाई का नाम सुखवीर। और 2 जो भाई था जसवीर और जनेसर, ये भी भाई है। उसकी बहन और बड़ी भाभी कौन कौन, उसके माँ के हाथ में काम बटाता था, मतलब उसके माँ के काम में हाथ बटाता था। नाम है क्या, उसकी बड़ी बहन, बड़ी भाभी जसवीर जनेसर, उसका दोनों भाई, और बड़का भाई सुखवीर। तगाओं के यहाँ उसका बड़ा भाई सुखवीर तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था, जाके मवेशी वगैरह करता था। तो वही बोल रहा है, प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी, गाय भैंस बैल सामान्य बात थी। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुड़ियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था, ठीक है। बोलता था कि जहां पर रहता था, काम करता था, वहां पर जो गाय भैंस रहता था
उसका गाय भैंस का गोबर वगैरह वो उठाया और जाकर बाहर फेंक दिया, उससे गोईठा वगैरह उपले वगैरह बनाया जाता था। वही है, प्रत्येक घर से हर रोज 5-6 टोकरे गोबर निकालता था। सर्दी के महीने में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। बोलता था कि प्रत्येक घर से क्या निकालता था, तो वही 5-6 टोकरे। और सर्दी के टाइम में, ठंडा के टाइम यह काम बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता था। बोलता था गाय बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था, बड़े बड़े मथान खटाल में, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। गन्ना का जो पत्ता वगैरह होता उस पर बिछा देता था, ताकि उस पर बैल गाय भैंस जो कुछ भी बैठे मवेशी उसको क्या करे, गर्म करके रखे। जैसे हम लोग की तरफ पुआल नहीं दे देते हैं, तो पुआल पे बैठाते हैं, बस उसी तरह से रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैलता रहता था। याद रखना, दलान में भैंस गाय सबको बांध रहा है। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदल ली जाती थी, अर्थात वो जो गन्ना का जो दिया गया फूस, ठीक है, पत्ती, उसको जो है 10 से 15 दिन के बाद बदलना पड़ता था। उससे पहले उसी में से ढूंढ ढूंढ के गोबर चुनना पड़ता था, निकालना पड़ता था। उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दलानों से भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ देह होता था। ऐसा काम किया करता था उसका बड़ा भाई। वही बोलता, दुर्गंध से सिर भिन्न जाता था, ठीक है, दुर्गंध से जो है मन नहीं करता था, लगता था कि मन नहीं कर पाएंगे, वोमिटिंग हो जाएगा, ऐसा लगता था। इन सब कामों के बदले में मिलता क्या था, मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय, लास्ट में फसल के समय 5 सेर अनाज 2 जानवर, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज उसके काम के बदले। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर अनाज मिलता था, ठीक है। फिर बोलता है कि दोपहर के समय फिर क्या बोलता है, देखो यहाँ पर, दोपहर के समय हर घर से बची कुची रोटी, जो खास तौर पर चूरों के देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। चूरों मतलब समाज को देने के लिए जूठन वगैरह, कभी कभी जूठन भी बैंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी, ठीक है। जो टोकरी होता था जहाँ पर जूठा इकट्ठा किया जाता था, उसी में डाल दिया जाता था जूठन को। शादी ब्याह के मौका पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे, तो चूरे क्या होता, दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाने का खा चुकने पर जूठी पत्तला उन पर टोकरों में डाल दी जाती थी, ठीक है। कभी कभी क्या होता था, बड़े बड़े घरों में ऐसा होता था जहाँ पर शादी विवाह हो रहा, बाराती आने वाला है, तो बाराती खाने के बाद क्या, उसका पत्ता उस पर डाल दिया जाता था टोकरी में, जिन्हें घर ले जाकर ये जूठा इकट्ठा कर लेते थे, पत्ता से निकाल कर। पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाछा खिल जाती थी, अर्थात चेहरा जो है खिल जाती थी। मजा आ जाता था, आज बहुत ज्यादा जूठन इकट्ठा हुआ, आज चलेगा एकदम ताबड़तोड़, तो पनीर चलेगा भैया, सब्जी चलेगा, समझ ना। अब पूरी है, मिठाई है, बूंदिया है, मजे से चलेगा भाई, कच्चा पक्का है, क्या क्या नहीं है। तो बाछा खिल जाती थी एकाध को मिलने से। जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भुक्खर लोग आ गए हैं। अब बाराती आया, लेकिन उस बाराती में सब भुक्खर, अब अगर खींचने वाला है, ये को ने मीठा, को पूरी ने बच्चा, तो भैया वो जो है चूड़े के लोग क्या बोलते थे, भैया ये टोकरी लेकर खाली पत्ता उठाने के लिए, सब भुक्खर बाराती आया था, कौन गाँव का पता नहीं, सारा चट कर गए। अक्सर ऐसे मौका पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे। बड़े बुजुर्ग जो होते थे, वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, बहुत ही रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे। उस बारात से इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैं टिक कर रहा हूँ। ये पहला जो है ये पार्ट 2 में खत्म करूंगा, आज लेखक परिचय, और उसके बाद ये वाला काम किए हैं, अर्थात इसका आधा पढ़ा दिए हैं। इसके आधे जो मैं दूसरा पार्ट में बताऊंगा, ठीक है, सेकेंड पार्ट में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, यानी कल। ओके, तब तक आप देखते रहिए ओसीपी बिहार पोस्ट, और नए बच्चे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।